Hello everyone and welcome back to my channel. So with this video is about DSSB Assistant Manager and for Assistant Accountant and for DSSB PGT Commerce. तो हम आज पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रॉयल्टी अकाउंट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके अकाउंट्स में फॉर अकाउंटेंट पोस्ट एंड फॉर मैनेजर पोस्ट उसमें अकाउंट्स का जितना भी अकाउंट्स है सारा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बिजनेस फाइनेंस करवाया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप बिजनेस फाइनेंस देख सकते हैं, उसमें मैंने कुछ वीडियोस करी हुई है, मैं उसके भी पूरे टॉपिक करूंगी। ठीक है, मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट किया हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। कल मैंने आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कराया था। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसमें हम रॉयल्टी अकाउंट्स करेंगे, प्लस मैंने आपका इनकम टैक्स भी स्टार्ट किया हुआ है, तो एक इनकम टैक्स की क्लास भी है, उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रॉयल्टी के बाद मैं आपको इनकम टैक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कराऊंगी। आज ही मैं उसको भी अपलोड करूंगी। पहले हम हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है? अब आप लोगों को पता है, जब हम किसी का कॉपीराइट या किसी के राइट्स ले लेते हैं, उसके एसेट्स को यूज करने के या उसके प्रोडक्शन जो तरीका है करने का, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं या कॉपीराइट लिया है या किसी के राइट्स लिया है काम करने का किसी के एसेट्स का, तो उसके बदले हम उस लेसर को, ठीक है, जिसका लिया जाता है उसको लेसर बोलते हैं और जो लेता है उसको लेसी बोलते हैं। तो वो पे करता है कुछ उसको यूज करने के लिए। यूज ऑफ एनी राइट्स, अगर वो लेसर का कोई राइट यूज करना चाह रहा है, उसका कोई कॉपीराइट यूज करना चाह रहा है, क्या कोई उसने फ्रेंचाइजी लिया है या फिर उसका कोई सच एसेट्स यूज कर रहा है, तो उसको उसके बदले में कुछ पे करना पड़ता है, वो हम रॉयल्टी के फॉर्म में पे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैकडी, तो मैकडी की बहुत सारी फ्रेंचाइजी है। मैकडी जैसे आपने कहीं बहुत जगह मैकडी देखा है, तो जो मेन मैकडी का ओनर होगा, ब्रांच होगी, मेन जो ओनर है वो बाकियों को लीज पे दे देता है, मतलब फ्रेंचाइजी देता है, उनके बदले में वो उससे रॉयल्टी लेता है। तो जो देता है उसको लेसर बोलते हैं और जो वो उसके राइट्स, उसका कॉपीराइट, उसके फ्रेंचाइजी, उसके एसेट्स यूज कर रहा है, उसका प्रोडक्शन करने का तरीका यूज कर रहा है, उसको लेसी बोलते हैं। तो वो बदले में उसको रॉयल्टी देता है। ये सिस्टम है और अ शेयरिंग ऑफ सिस्टम ऑफ शेयरिंग रेवेन्यू बिटवीन द लेसर एंड द लेसी। अब देखो, लेसर फ्री में तो कुछ देगा नहीं, तो बदले में जो लेसी ने रेवेन्यू कमाया होगा उसमें अपना शेयर लेता है। ठीक है, वो शेयर ही आपका क्या है, रॉयल्टी है। तो हम स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स में कि क्या बनता है। रॉयल्टी क्या है? पेबल बाय यूजर। ठीक है, जो यूजर जो यूज कर रहा है टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, या तो अगर उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है या उसकी कुछ और समथिंग ऑन विच एन ओनर हैव अ स्पेशल राइट, या कोई ऐसी चीज जिसपे ओनर का स्पेशल राइट है। जैसे कि जैसे कोई सिंगर होता है, किसी ने गाना गाया, उसके पास उसके कॉपीराइट आ जाते हैं कि उसको कोई और यूज नहीं कर सकता है जब तक कि वो उसको यूज करने का राइट ना दे। अगर वो राइट देता है तो बदले में वो उससे रॉयल्टी चार्ज करता है। तो रॉयल्टी एग्रीमेंट क्या है? इज प्रिपेयर्ड बिटवीन द ओनर एंड द यूजर ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट्स। तो हम किसी के अगर राइट्स को यूज कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो ओनर को रॉयल्टी के एक एग्रीमेंट में आकर जो यूजर है उसको पे करता है एज अ रॉयल्टी। इफ पेमेंट इज मेड टू द परचेज द राइट और द प्रॉपर्टी दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ रॉयल्टी। मान लो कि अगर तुम किसी का कोई राइट परचेज ही कर रहे हो या प्रॉपर्टी ही खरीद लिया है, यूज नहीं, आप उसको खरीद ही रहे हैं, तब उस केस में हम उसको एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मांग लेते हैं। ठीक है, तब हम उस केस में उसको रॉयल्टी नहीं मानते। रॉयल्टी तब होता है जब आप कुछ टाइम के लिए उसकी राइट्स को, उसके कॉपीराइट को, उसकी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उसके एसेट्स यूज कर रहे हैं। मगर अगर आपने वो पूरे राइट्स और वो उसकी प्रॉपर्टी खरीद ही ली है, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाता है, तब हम उसको रॉयल्टी नहीं बोलते हैं। ठीक है, पेमेंट मेड बाय द लेसी ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर। जो पेमेंट लेसी करता है रॉयल्टी की, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर हम उसको मानते हैं, और हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं रॉयल्टी अकाउंट में। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट टू जो भी आपने पेमेंट करी है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट होता है। अभी क्या है, ये एंट्रीज हम जो करेंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। जो रॉयल्टी अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो जब भी ईयर एंड होगा तो रॉयल्टी में जितनी भी अमाउंट होती है हम उसको पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, ये याद रखना है कि आपका रॉयल्टी कैसा अकाउंट है, एक नॉमिनल अकाउंट है। ईयर एंड पर आपका बैलेंस जो रॉयल्टी का होता है वो हम नॉर्मल ट्रेडिंग या फिर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो हर साल जो भी रॉयल्टी हमें मिलेगी वो हम पीएनएल में लास्ट में ट्रांसफर करते हैं। अब रॉयल्टी कुछ तो बेस्ड होती है प्रोडक्शन और आउटपुट पे, विच स्ट्रिक्टली गो टू द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अकाउंट। अब देखो, जो अगर आप रॉयल्टी, अगर आप किसी का प्रोडक्शन या किसी आउटपुट में यूज कर रहे हैं किसी का काम,
तो वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अकाउंट में आपकी रॉयल्टी बेस्ड होती है। वहीं पर अगर आपने सेल्स बेसिस पे रॉयल्टी ली है, देन वो किसका पार्ट होगा? सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। ठीक है, ये चीजें थोड़ी थ्योरेटिकल हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ रॉयल्टी कैसी होती है। तो होती है कॉपीराइट, एक होती है माइनिंग रॉयल्टी, एक आपकी होती है पेटेंट रॉयल्टी। कॉपीराइट में क्या होता है? जब लीगल राइट मिल जाता है ऑथर को ऑफ हिज बुक्स, द फोटोग्राफर जो होता है, जो फोटोग्राफ लेता है, और सच एनी काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क, copyright royalty is paid by the publisher of a book to the author, lesser to of that book, or to the photographer based on the sale made by the publisher। मान लो किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ऑथर ने, ठीक है, और पब्लिशर उसको कुछ पब्लिश करना चाह रहा है उसमें से, ठीक है, तो अगर वो उसकी ऑथर की बुक में से कुछ पब्लिश कर रहा है तो पहले वो उससे कॉपीराइट अगर उसका है तो वो उससे पहले जाके पूछेगा, ठीक है, उसके बदले में वो उसको रॉयल्टी देगा, देन वो यूज करेगा उसकी बुक का कुछ भी पार्ट पब्लिश करने के लिए। ऐसे ही अगर कोई फोटोग्राफर है जो फोटोग्राफ उसके अगर आपको चाहिए, ठीक है, आपको कहीं वो पब्लिश करने हैं, आपको वो फोटोग्राफ चाहिए, तो उसके बदले पहले आप उससे कॉपी राइट उससे लेंगे, उससे लीगल राइट, उसको एज अ रॉयल्टी चार्ज करेंगे, उसको देंगे, उसके बाद ही आप उसका फोटोग्राफ यूज कर सकते हैं। या फिर कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क, मतलब जो भी आपका दिमागी काम लगा हो, मेंटल एबिलिटी लगी हो किसी भी काम को करने में, वो सारे कॉपीराइट वाले वर्क हो। अगर आप किसी का रिटर्न वर्क ले रहे हैं, किसी का फोटोग्राफ ले रहे हैं, या किसी का गाना ले रहे हैं, ये सारी चीज क्या आ जाती है? कॉपीराइट आ जाता है। अगर आप किसी का कॉपीराइट यूज करना चाहते हैं तो आप उसको बदले में रॉयल्टी देंगे। वहीं पे माइनिंग रॉयल्टी आ जाती है। आपको पता है माइंस होती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी माइंस होती हैं जिसमें से आपका पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है, तो लीज पर हम माइंस भी ये ले सकते हैं, ठीक है। तो रॉयल्टी लीज लेसी क्या करता है? रॉयल्टी पे करता है लेसर को उसकी माइल्स को यूज करने के लिए, विच इज जनरली बेस्ड ऑन आउटपुट बेसिस। अभी किस पे बेस्ड है? आउटपुट पे, कितना आउटपुट आपने बनाना है। दूसरा आता है आपका एक थर्ड आता है पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन लेसी टू लेसर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव गुड्स। अब आपने ये किस पे बेस्ड होता है? आउटपुट पे बेस्ड होता है, प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है। जो भी कोई भी रिस्पेक्टिव गुड्स का आपको लेना है, आपने जैसे पेटेंट राइट है, जैसे मैंने मैकडी वैकडी बताया है, ठीक है, अब उनके अगर आपको प्रोडक्शन यूज करना है, उनके जैसा आउटपुट बनाना है किसी भी गुड्स का, तो आपको उसके लिए पेटेंट रॉयल्टी देनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के पास पेटेंट राइट है, वही उसके ओनर है जिन्होंने वो चीज पहली बार प्रोड्यूस करी है। तो अगर आप उनकी प्रोड्यूस चीज वाली बनाना चाहते हैं तो पहले उनसे आप पेटेंट राइट लेंगे उनके, उसके बदले में आप उससे रॉयल्टी पे करेंगे। तो ये होती है टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज। नेक्स्ट आता है पार्टीज कौन कौन होती है रॉयल्टी में। एक तो क्या होता है? लेसर, मैंने अभी बताया, जो ओनर होता है एसेट्स का वो। और लेसी कौन होता है? जो यूज करता है उसके एसेट्स को, उसके क्रिएशन को, ठीक है। तो द पर्सन हु क्रिएट्स और ओन्स द एसेट्स एंड प्रोड्यूस द राइट ऑफ यूजिंग सच एसेट्स टू द थर्ड पार्टी इज नोन एज द लेसर और द लैंडलॉर्ड। देखो, लैंडलॉर्ड या फिर उसको लेसर बोलते हैं, वो कौन होता है? वो बंदा जो जिसने क्रिएट किया है, ये जो मालिक है एसेट्स का, और वो दूसरे थर्ड पार्टी को राइट प्रोवाइड कराता है कि आप लो मेरा एसेट्स यूज करो, तो वो हमारा लेसर या लैंडलॉर्ड होता है। फर्दर लेसर रिसीव कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी बाय यूजिंग फॉर यूजिंग द राइट टू यूज हिज एसेट्स। और क्या कहता है? लेसर कुछ कंसिडरेशन चार्ज करता है थर्ड पार्टी से अपने एसेट्स उसको यूज करने देने के लिए। तो एग्जांपल देखो, अगर लेसर इंक्लूड द ओनर ऑफ द माइन, किसी माइन का अगर कोई ओनर है, या फिर ऑथर है बुक का, या फिर आर्टिस्ट इन केस ऑफ म्यूजिक और कंपोजिशन, ये किसी का कोई गाना है, तो जब आप उससे वो गाना कि हम आपका गाना रिमिक्स करके लाना चाहते हैं, तो पहले आपको उससे उसका राइट लेना होगा उस एसेट्स को उसके का यूज करने के लिए। हम उसको भी एसेट्स बोलते हैं। उसके उस एसेट को यूज करने के लिए पहले आपको उससे परमिशन लेनी होगी, और बदले में उसको कुछ कंसिडरेशन देना होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज क्लियर हो गई होगी। वैसे अब लेसी कौन होगा? लेसी वो होगा पर्सन जो यूज करता है दूसरे बंदे का एसेट्स, उसका क्रिएटर का काम या ओनर का, इन ल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर यूजिंग सच एसेट्स। किसके बदले? कुछ कंसिडरेशन के बदले। वही कंसिडरेशन क्या होता है? रॉयल्टी होता है। एग्जाम्पल, लेसी इंक्लूड पब्लिशर्स, माइनर्स एक्सेट्रा। अब लेसी में कौन आता है? पब्लिशर। पब्लिशर क्या करते हैं? दूसरों की बुक में से कुछ अगर उन्होंने अपने उसमें पब्लिश कर दिया, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में कुछ भी यूज किया, हम लोग भी रेफरेंस डालते हैं लास्ट में। अगर हम कहीं विकिपीडिया कुछ भी यूज करते हैं तो हम रेफरेंस डालते हैं कि हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। आपको पता है विकिपीडिया में आपको कोई आपके ऊपर वो नहीं लगाया जाता कि आपने किसी के राइट्स ले लिए, मगर आपने अगर किसी की बुक पब्लिश है, उसके पास उसका कॉपीराइट पेटेंट राइट है, तो आपको पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती है उसको रॉयल्टी पे करनी, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटिंग जब हम रॉयल्टी का करते हैं तो सबसे पहले आता है मिनिमम रेंट। अब मिनिमम रेंट क्या होता है देखो, हम किसी के अगर पेटेंट्स यूज कर रहे हैं, पेटेंट राइट यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका बनाया हुआ उसको कुछ सामान यूज कर रहे हैं तो हम उसको बदले में उसको रॉयल्टी देते हैं। ठीक है, मान लो आप किसी का नंबर ऑफ आपको कोई गुड प्रोड्यूस करने हैं, आपको कोई गुड सोल्ड आउट करने हैं, हमने उससे ना उसका सामान बनाने का तरीका ले लिया कि आपका प्रोडक्शन कैसा होता है, हमें वो जानना है। फिर हम रॉयल्टी ऐसे सेट करते हैं कि अगर हमने कितने नंबर ऑफ गुड्स बेचे या प्रोड्यूस करे, जितने बेचे या प्रोड्यूस करे उसी के हिसाब से हम आपको रॉयल्टी देंगे। ठीक है, तो अब मान लो कई बार लेसी ने कुछ प्रोड्यूस करा तो कुछ वो बेच ही नहीं पाया, ठीक है, या फिर कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया या फिर बहुत ही कम प्रोड्यूस कर पाया। उस केस में क्या होता है, वो फिर लेसर को रॉयल्टी नहीं पे कर पाता। तो इस केस में लेसर को क्या रहता है, रिस्क रहता है कि अगर उसने प्रोडक्शन नहीं किया या उसकी सेल नहीं हुई तो मुझे तो रॉयल्टी फिर मिलेगी नहीं, और वो मेरा जो एसेट है उसको यूज भी कर लेगा। उस केस में एक मिनिमम रेंट बना दिया जाता है कि आप चाहे नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इतने हो आपके या ना हो, या फिर आप इतने गुड्स सोल्ड कर पाओ या ना कर पाओ, ये मिनिमम रेंट तो आपको हमें फिक्स्ड है जो देना ही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। एज मेंशन अबव द लेसर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विद द लेसी फॉर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। हमने पढ़ा कि लेसर लेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है रॉयल्टी पेमेंट के। ठीक है, दिस रॉयल्टी इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, अब रॉयल्टी डिटरमाइन कैसे होती है कि कितनी रॉयल्टी मिल देनी है, कितने नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करें हैं उस पर, या फिर कितना क्वांटम ऑफ गुड्स सोल्ड करें। अगर आपने बोल दिया जाता है कि हम ₹1 देंगे, ठीक है, 100 किलो का, अगर आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ही है कि आपने 10 किलो अगर गुड्स प्रोड्यूस करे तो उस पे ₹1 मिलेगा, और मान लो उस कंपनी ने प्रोड्यूस कर दिए 10,000, तो 10 पे 1 मिल रहा है तो 10,000 पे कितना मिलेगा, 10,000 इंटू 1, 10,000 उसको रॉयल्टी मिल जाएगी इस केस में। वही मान लो कि उसके उसके प्रोड्यूस हुए हैं सिर्फ 9 यूनिट्स, 9 केजी ही वो प्रोड्यूस कर पाया, तो रॉयल्टी 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 9 केजी हो गई। तो इस केस में जब बहुत लो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उस केस में रॉयल्टी देते ही नहीं। तो ये रिस्क रहता था लेसर को कि अगर उसके नंबर ऑफ गुड्स बहुत कम प्रोड्यूस हुए या फिर उसकी सेल बहुत कम हुई तो मुझे तो रॉयल्टी मिलेगी नहीं। देखो अब यही था, नाउ देयर कैन बी अ केस व्हेन द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सोल्ड आर निल और रिलेटिवली लो। ठीक है, एक केस ऐसा आया कि नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या बेचना या तो हुआ ही नहीं या फिर बहुत कम। ऐसे केस में लेसर के पास क्या हो जाता था, इन सच केस द लेसर, तो इस केस में क्या होता था, लेसर के पास रिस्क होता था कि वो, in the other word, when there is no or little production or sale, the lesser would be at a loss since no or less amount of royalty would be received from the lessee। तो ऐसे केस में जब बहुत ही लिटिल प्रोडक्शन हुआ हो या सेल हुई हो तो लेसर के पास लॉस रहता था। ठीक है, या तो वो बहुत ही कम रॉयल्टी पाता था या फिर जीरो। मान लो उसका प्रोडक्शन कुछ हुआ ही नहीं, जो मैंने 9 केजी बनाया था, बताओ उसका कुछ हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन नील रह गया, वो बना ही नहीं पाया, तो ऐसे में तो उसको रॉयल्टी नहीं मिली और उसने उसके राइट्स भी ले लिए। ठीक है, अब तो उसे पता चल गया, तो ऐसे में रिस्क रहता है, तो इस रिस्क को हटाने के लिए तो उसमें रॉयल्टी उसको कम मिली। दिस इज द डिस्पाइट लीज यूजिंग द एसेट्स, कि एसेट यूज भी करवा दिया अपना, अपना राइट उसको दे भी दिया और रॉयल्टी भी कुछ नहीं मिल पाई। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए लेसर ने क्या सेट किया, मिनिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट टू बी पेड बाय लेसी इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सेल बाय द लेसी। तो इसमें क्या हो गया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि लेसर ने एक मिनिमम अमाउंट सेट कर दी कि तुम कितना भी प्रोड्यूस करो या कितना भी बेचो, इतनी अमाउंट तो आपको मिनिमम हमें देनी ही देनी हो। ठीक है, दैट इज लेस इज रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम अमाउंट टू द लेसर। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट द एक्चुअल royalty amount will be calculated based on the number of items sold or produced and is less than minimum rent to be paid। अब देखो क्या होता है, ये मिनिमम अमाउंट उसने सेट कर दी कि आपको इतना तो देना ही देना है। ठीक है, तो आपको ये मिनिमम अमाउंट पे ही करनी है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है अभी कि एक्चुअल रॉयल्टी कितनी मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी किस पे बेस्ड होती है कि कितना आपने प्रोड्यूस किया है और कितना आपने सोल्ड किया है, उस पे बेस्ड होती है। मान लो, देखो मैं आपको इधर बताती हूँ, मान लो आपने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, मैं एक बार इसे क्लीन कर दूं। ठीक है, मानो कि किसी कंपनी ने मिनिमम अमाउंट सेट कर दिया अपना रॉयल्टी का कि मुझे हर साल ₹8,000 आपको देने हैं पर एन।
उसने अपना राइट यूज कराने का, एसेट यूज कराने का ये मिनिमम अमाउंट बता, ठीक है। और रॉयल्टी लगी हुई थी ₹1 कितने पे, 10 किलो, अगर आप गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 यूनिट्स लिख लो, केजी मत लिखो, यूनिट्स लिख लो, कि अगर आपने 10 यूनिट बनाया है तो उस पे आपको ₹1 रॉयल्टी देना हो। ये रॉयल्टी सेट था, ठीक है। मान लो उस कंपनी ने प्रोड्यूस करे 10,000 यूनिट्स, ठीक है। अब 10,000 के हिसाब से रॉयल्टी कितनी बैठी इसकी, एक की रॉयल्टी 10 यूनिट, एक 10 यूनिट पे एक मिल रहा था, तो 10,000 पे कितना मिलेगा, 1,000 यूनिट, 1,000 रुपीज आपको रॉयल्टी मिलेंगे, है ना। 10 यूनिट के लिए एक, तो 10,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 10, तो कितनी मतलब 1,000 रुपए आपको मिलेंगे रॉयल्टी, ठीक है। अब देखो इस केस में फायदा क्या रहा, आप मान लो, इसको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको 1 मान लो कि ₹1 मिल रहा है 1 यूनिट पे, तो 10,000 यूनिट पे कितना मिलेगा, 10,000, ठीक है। तो आपको कितनी रॉयल्टी मिली, 10,000। अब आपको मिनिमम रेट कितना था, 8,000, और आपको रॉयल्टी मिलनी कितनी थी, 10,000, ठीक है। तो ये नहीं है कि अब आपको 8,000 ही मिलेगी, अगर रॉयल्टी 10,000 है तो वो आपको 10,000 ही देंगे। बस आप रिस्क से बच जाते हैं। मान लो अगर इस केस का अगर उल्टा कर दो, मान लो प्रोड्यूस हुए सिर्फ 5,000 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आपको रॉयल्टी कितनी मिली इस केस में, इस केस में आपकी रॉयल्टी कितनी मिली, 5,000, ठीक है। और आपका मिनिमम रेंट कितना था, 8,000। इस बार आपको फायदा हो गया कि आपके पास 8,000 आ चुके हैं, मिलनी सिर्फ 5,000 थी। तो जो एक्स्ट्रा आया 3,000, वो 3,000 आपका किसमें चला जाता है, रिजर्व में चला जाता है, ठीक है। वो ये नहीं है कि कंपनी का चला गया, वो रिजर्व में सेट हो जाता है। अभी ये हम पूरा न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि हम मिनिमम अमाउंट क्यों बना के चलते हैं, ताकि जो लेसर है उसको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर रॉयल्टी किस पे बेस्ड होता है, कितने नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस हुए हैं और कितने आइटम सोल्ड हुए हैं, उस पे बेस्ड होता है। मान लो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर तो कुछ भी रॉयल्टी नहीं मिलेगी, या कुछ भी सोल्ड आउट नहीं हुआ तो फिर आपकी नील रॉयल्टी हो जाएगी। इसलिए मिनिमम रेंट कोई भी कंपनी वाले अपना बना के चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, सच इज अ गारंटेड, अब क्या मिनिमम रेंट के बारे में लिखा हुआ है, सच अ गारंटेड मिनिमम अमाउंट सो रिसीव बाय द लेसर इज कॉल्ड मिनिमम रेंट, उसको हम मिनिमम रेंट कहते हैं। जो वो गारंटेड फिक्स कर देता है, इतना मिनिमम अमाउंट तो देना ही देना है। मिनिमम रेंट क्या है, फिक्स्ड है एट अ टाइम व्हेन द लेसर एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द लेसी। जब वो एग्रीमेंट बनाते हैं तभी वो अपना मिनिमम रेंट अमाउंट बता देता है लेसी को। इट इज अ टर्म इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एज इट एश्योर्स द मिनिमम रेंट इवन इन द केस लो सेल्स ऑफ आउटपुट। तो ये किसके इंटरेस्ट की बात है, ये लेसर के इंटरेस्ट की बात है। और ये है कि अगर प्रोडक्शन जीरो भी हुआ या आउटपुट सोल्ड जीरो भी हुआ तब भी उसको रॉयल्टी मिलेगी एज अ मिनिमम रेंट अकाउंट, ठीक है। तो लेसर पे करता है मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट विच एवर इज हायर, ठीक है। जैसा मैंने आपको केस बताया था कि रॉयल्टी मिनिमम कितना सेट कर रखा था, 8,000, प्रोडक्शन बेचने के हिसाब से बन कितनी रही थी, 10,000। तो जो हायर होगा वो पे करना पड़ेगा, ये नहीं है फिर अब कंपनी वाले को वो 8,000 ही देगा कि लो आपने तो मिनिमम मांगा, नहीं। इन दोनों में जो हायर उतना ही कंपनी को पे करना पड़ता है लेसी को, ठीक है। लेसर को वो उतना ही पे करेगा जितना एक्चुअल रॉयल्टी में या फिर मिनिमम अमाउंट में जो भी हायर अमाउंट हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट इज टू बी फिक्स्ड, हम उसे फिक्स कर लेते हैं पहले ही कि 8,000 रुपए देना है, तो उसको हम फिक्स्ड रेंट भी बोल देते हैं या फिर डेड रेंट भी बोल देते हैं। दिस कैन हाउ एवर वेरी डिपेंड अपॉन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। अब क्या होता है, हर मिनिमम रेंट हर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, यानी कि 8,000 हर कोई 8,000 ही रखेगा, जिसका जितना अपना कॉन्ट्रैक्ट में रखना है उतना ही रख सकते हैं। अब देखो एग्जाम्पल है, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी एकदम अच्छे से। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कि से द आउटपुट प्रोड्यूस बाय माइन ए इज 4,000 यूनिट्स। मान लो उसने कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, 4,000 यूनिट। रॉयल्टी पे करनी है 100 पर टन, एक टन पे आप 100 पे कर रहे हैं, तो 4,000 पे कितना करेंगे, 4,000 इंटू 100, दैट इज 4 लाख। तो 4 लाख आपकी रॉयल्टी अमाउंट हो गई, ठीक है। और इसमें मिनिमम रेंट फिक्स कर रखा था कितना, 5 लाख, क्योंकि इनको रिस्क नहीं लेना था। इनको था कि अभी इनका प्रोडक्शन कुछ भी ना हो तो फिर तो मुझे कुछ भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने अपना मिनिमम रेंट अमाउंट सेट कर रखा था 5 लाख। अब क्या हुआ, एज पर द प्रोडक्शन एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट कितनी आ गई, 4 लाख, ठीक है। जो कि लेस देन है किससे, मिनिमम से, क्योंकि ये 4 लाख से क्या है, मिनिमम आई है। तो लेसर इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट 5 लाख टू द लेसी। अब मैंने बताया था मिनिमम रेंट में
या रॉयल्टी में जो भी सबसे ज्यादा होगा लेसर की लेसी को वही पेमेंट करनी पड़ेगी। अब इस केस में 5 लाख ज्यादा है तो लेसी लेसर को 5 लाख रुपए देगा, 4 लाख नहीं देगा। अब दूसरा केस देखो इसी का। अब इसमें दूसरी एक और केस आता है आपका, एक वर्ड आता है शॉर्ट वर्किंग और रिडीमेबल डेड रेंट। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है? इज नथिंग बट अमाउंट बाय विच मिनिमम रेंट इज मोर देन एक्चुअल रॉयल्टी। कि मिनिमम रेंट आपका एक्चुअल रॉयल्टी से कितना ज्यादा है, इसका डिफरेंस। अब देखो आपका अभी को जो क्वेश्चन बताया था, मिनिमम रेंट कितना आया था 5 लाख और एक्चुअल कितना था 4 लाख, तो 1 लाख क्या हुआ आपका शॉर्ट वर्किंग या फिर रिडीमेबल डेड रेंट। इन अदर वर्ड शॉर्ट वर्किंग इज डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड एक्चुअल रॉयल्टी। इन दिस एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें हमारा कितना आया, 1 लाख आया हमारा शॉर्ट वर्किंग। इट मस्ट बी नोटेड दैट शॉर्ट वर्किंग कम्स इनटू पिक्चर ओनली व्हेन द क्लॉज ऑफ मिनिमम रेंट इज इंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट। अब देखो शॉर्ट वर्किंग की बात कब आएगी, वो तभी आएगी अगर आपने एग्रीमेंट में मिनिमम रेंट की बात करी हो, ठीक है। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया लेसन ने लेसी के साथ और उसने बोल दिया कि मेरा मिनिमम रेंट रहेगा 5 लाख, तभी शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप एक्चुअल में से डिफरेंस निकाल कर तब शॉर्ट वर्किंग निकाल सकते हैं। मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में आया जिसने मिनिमम रेंट रेंट का कोई बात ही नहीं करी, तो उस केस में तो शॉर्ट वर्किंग बनेगा ही नहीं। उसमें तो ये हो जाएगा जितना एक्चुअल में उसे मिलना था, जितना बनता है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग या सेल्स के अकॉर्डिंग उतना ही उसको देंगे। अब दूसरी चीज आती है एक्सेस वर्किंग। एक्सेस वर्किंग कुछ नहीं है, ये भी क्या है, जब आपका एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा हो जाए मिनिमम रेंट, ठीक है। हमने मिनिमम इसी जो एग्जांपल था उसको अगर चेंज कर दिया, अगर मैं बोल दूं कि आउटपुट प्रोड्यूस हुआ 6,000 टन, 6,000 टन प्रोड्यूस हुआ, रॉयल्टी कितना मिल रही थी 100 रुपए पर टन, तो इस केस में उसको रॉयल्टी कितनी मिल रही है 6 लाख। इस केस में रॉयल्टी आ गई उसकी एक्चुअल में 6 लाख, मगर मिनिमम रेंट कितना सेट किया हुआ था 5 लाख। अब मैंने पहले ही बोला था जो हायर होगा वो ही अमाउंट पे करी जाएगी। अब हायर कितना है 6 लाख, तो उसको 6 लाख ही पे किया जाएगा। अब हम डिफरेंस अगर निकालें, एक्चुअल रॉयल्टी में से माइनस करेंगे मिनिमम रेंट फुल, तो कितना आ गया, जो ये 2 लाख आ गया, ये हो गई आपकी एक्सेस वर्क। शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है, जो कम रह गया, ठीक है। कि मिनिमम रेंट 5 लाख था, आपका एक्चुअल 4 निकल के आया, तो आपका 1 लाख कम रह गया। एक्सेस वर्किंग का मतलब है कि जो आपने प्रोड्यूस किया है वो आपका 6 लाख था और मिनिमम रेंट 4 लाख था, तो मतलब आपने उससे 2 लाख फालतू प्रोड्यूस कर दिया। जो मिनिमम उसने अपने चार्जेस रखे थे, आपने उससे भी 2 लाख फालतू कर दिया, उसको एक्सेस वर्किंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। हम टेबल बनाएंगे तो हमें ये सब निकालना पड़ता है। अब ये आपका आता है रिकूपरमेंट ऑफ वर्क, शॉर्ट वर्किंग। अब देखो जो क्या होता है, जब आपने शॉर्ट वर्किंग कमाई, शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है कि आपका मिनिमम रेंट ज्यादा था एक्चुअल रॉयल्टी से, ठीक है। इस केस में क्या होता है, आपको 5 लाख रुपए मिल गए, असल में 4 लाख मिलने थे, तो 1 लाख जो है ये आपका, ये आपके पास क्या बन के आ गया, एक प्रोविजन बन गया। तो आप इसको फर्दर आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हो, इस रिजर्व को, इस अमाउंट को, जो आपको एक्सेस अमाउंट मिल गया ना, आपको एक्चुअल में 4 मिलना था, मिला आपको 5 मिल गए, तो मतलब आपको 1 लाख रुपए ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो इस 1 लाख को हम आगे रॉयल्टी के जो अकाउंट है उसमें क्या करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग या फिर रिकवरी ऑफ, क्लॉज ऑफ रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स, ठीक है। ये चीज पूरी थ्योरेटिकल है, अभी हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या चीज बोल, ठीक है। अब रॉयल्टी भी मतलब जो हम शॉर्ट वर्किंग भी करते हैं, इसमें एक फिक्स्ड और एक फ्लोटेशन, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। फिक्स में तो हम ये बोल देते हैं कि जो आपने जैसे 1 लाख रुपए आपके पास आए रिजर्व के, तो आप इसको कितने साल तक यूज कर सकते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए। वहीं पे फ्लोटेशन में हम चेंज करते रहते हैं। ये दो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम जनरल एंट्रीज पे आते हैं। अब देखो स्ट्राइक और लेआउट, आपको लॉकआउट, आपको पता है ना कंपनीज में स्ट्राइक्स कर देते हैं कई बार। तो जब कंपनी में स्ट्राइक आ जाती है, उस केस में रॉयल्टी के कॉन्ट्रैक्ट में भी चीजें चेंज होती हैं, तो जो मिनिमम रेंट कंपनी ने सेट किया होता है उसको वो कई बार चेंज करना पड़ जाता है, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ जाता है अगर स्ट्राइक या फिर लॉकआउट हो गया। मान लो आपने रॉयल्टी तो 4 लाख की सेट कर ली थी, ठीक है, कि आप जाओ हमारा एसेट यूज करो और कुछ भी प्रोड्यूस करो, आपको जितना प्रोड्यूस करना है, मगर कंट्री में या फिर वहां कंपनी में स्ट्राइक चल गई, लॉकआउट चल गए, लॉकडाउन आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो उसका प्रोडक्शन तो हो नहीं पाएगा। उस केस में वो आपको एक्चुअल रॉयल्टी
4 लाख तो पे नहीं कर पाएगा, मान लो वो 1 लाख ही दे पा रहा है, तो वो उस केस में क्या करता है कि आपका ये कंपनी लेसर का काम हो जाता है कि वो अपना मिनिमम रेंट क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक है, अब हम आते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज पे। बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ही हमारा कौन है, लेसर। तो लेसर की बुक्स में क्या एंट्री होती है, ठीक है। लेसर क्या है, रिसीव करता है लॉयल्टी किससे, लेसी से। फिर लॉयल्टी का मतलब क्या है, लेसर की इनकम, वो अपना एसेट यूज करा रहे हैं। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट इन प्लेस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट द लेसर मेंटेन रॉयल्टी रिजर्व और रॉयल्टी सस्पेंड अकाउंट। जो ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है ना, ये लेसी के लिए होता है, तो ये लेसी के में बनेगा। लेसर के में क्या बनता है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट और रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, हम ये बनाएंगे अभी। पहले हम आज सिर्फ लेसर का बनाएंगे, कल हम लेसी का करेंगे। तो सबसे पहले आपकी एंट्री आती है लेसर की जो बनती है। हम पहले ये देख रहे हैं जब रॉयल्टी क्या है, लेस देन है मिनिमम रेंट से। ठीक है, मतलब कि आपका जो पहला सिचुएशन था, मिनिमम रेंट कितना आया था आपका 5 लाख, और एक्चुअल रॉयल्टी आपकी कितनी आई थी 4 लाख। तो ये वाला सिचुएशन है। तो इस केस में आपका क्या हुआ था, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुआ था। शॉर्ट वर्किंग मैंने आपको बताया था क्या होता है, मार्जिनल रेंट, सॉरी मिनिमम रेंट माइनस में एक्चुअल रॉयल्टी। तो हमने 5 लाख माइनस 4 लाख किया तो 1 लाख आपका क्या आया था, शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, इसकी क्या एंट्री होती है, एंड आर रिवोकेबल आउट ऑफ फ्यूचर ईयर्स। तो हम इस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं फ्यूचर के कुछ सालों में। जब क्वेश्चन करेंगे ये वाली चीज आपको क्लियर होगी। पहले एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहली एंट्री जो लेसर की बुक में होती है वो होता है लेसीज अकाउंट डेबिट विद मिनिमम रेंट। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करता है, जब भी लेसर कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो वो अपना मिनिमम रेंट सेट कर देता है कि मुझे ये मिनिमम रेंट तो चाहिए ही चाहिए। किससे ले रहा है, लेसी अकाउंट से, तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, विद अ मिनिमम रेंट अकाउंट, विद अ मिनिमम रेंट टू, क्या मिलेगा उसको, टू क्रेडिट। अभी ये ना हमारी ड्यू की एंट्री है, अभी अमाउंट उसे मिली नहीं है, ड्यू की एंट्री होती है पहले। लेसीज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, उसको क्या मिलेगा, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट मिलेगा विद एक्चुअल रॉयल्टी। ठीक है, अमाउंट क्या आएगी इसमें, एक्चुअल रॉयल्टी आएगी। टू सस्पेंस अकाउंट विद द डिफरेंस बीन, अब कौन सा डिफरेंस, जो एम आर माइनस ए आर का डिफरेंस रहा था वो भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब यहाँ आता है बीन रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग्स ड्यू, तो ये ड्यू की एंट्री है। ठीक है, अभी देखो, अभी न्यूमेरिकल करेंगे क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड एंट्री क्या होती है, ये तो ड्यू की हो गई। ड्यू के बाद क्या होता है, पेमेंट हो जाती है। अब लेसर को पेमेंट मिल गई है तो लेसर के अकाउंट में पैसा आ गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट आया है, बैंक अकाउंट बढ़ा है उसका, तो वो डेबिट होगा टू, किससे मिला है, लेसीज अकाउंट, लेसीज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई जब आपको रॉयल्टी रिसीव्ड होगी। ठीक है, थर्ड एंट्री होती है, मैंने बताया था जो आपका रॉयल्टी अकाउंट है, ये जो आपने यहाँ पे क्रेडिट किया, इसको हमें लास्ट में पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है। तो अभी ये क्रेडिट है, इसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट। तो जितना भी आपका रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ है उसका अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे हमारे पीएनएल अकाउंट में। तो इसमें बोलते हैं रॉयल्टी अर्न ट्रांसफर, जो हमने रॉयल्टी कमाई है वो हमने ट्रांसफर कर दी हमारे पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, सिंपल सी चीज है, 3 एंट्री है बस, और कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल करेंगे अभी। ठीक है, ये तो वो वाला केस हो गया जब आपका मार्जिनल रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। मार्जिनल रेट जब आपका ज्यादा होता है और आपका एक्चुअल रॉयल्टी कम होता है तब ये वाली एंट्री पास होती है। तो मतलब ये वाली एंट्री ही है मेन, ड्यू वाली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आता है जब आपका रॉयल्टी, जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो एक्सेस है एज कंपेयर टू मिनिमम रेंट से। जो मैंने बताया था आपको एक्चुअल में 6 लाख मिले हैं और जो हमने फिक्स किया था वो 4 था, तो आपको 2 लाख क्या हुआ था, एक्सेस अमाउंट रिसीव हुई थी। तब इसमें एंट्रीज आपकी कुछ अलग अलग है, देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी ड्यू की एंट्री आ जाएगी। ड्यू की एंट्री में क्या होता है, लेसीज अकाउंट डेबिट टू, क्या मिलेगी आपको लेसी से, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, हमसे रॉयल्टी मिलेगी, बीन अमाउंट ऑफ रॉयल्टी अर्न। अब इस केस में क्या हो जाता है, जो एक्चुअल अमाउंट है पूरा 6 लाख आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था हायर वाली अमाउंट मिलती है, तो 6 लाख वाली मिलेगी। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था इसमें हमने रॉयल्टी रिसीव के साथ टू किया था रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें लेसर से कितना मिलना था, 5 लाख रुपए। क्योंकि मैंने बोला था जो मिनिमम हाइयर होता है उतना मिलता है, तो कितना मिलना था, 5 लाख। मगर रॉयल्टी एक्चुअल में कितनी रिसीव हुई थी, 4 लाख।
तो यहाँ 4 लाख आएगा इसके सामने, कितना एक्चुअल में मिला। फिर सस्पेंस अकाउंट में क्या जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा वो 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो एक्चुअल वाला ही अमाउंट आया है, तो पूरा 6 लाख 6 लाख चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी ड्यू की एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट आपकी होगी सस्पेंस अकाउंट की एंट्री, क्योंकि आपको एक्सेस अमाउंट मिली है। ठीक है, क्योंकि मिलना मिनिमम रेंट तो 6 था, आपको मिला कितना है, 6। 4 मिलना था, आपको मिला है 6। तो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट इस केस में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 2 लाख। और लेसी अकाउंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, ये आपकी किसकी हो गई, जो आपने शॉर्ट कमिंग कमाई थी, मतलब ये 2 लाख रुपए जो आपको मिले थे, ये हम ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था रिक्यूपमेंट, कि हम उसको आगे वाले फ्यूचर की ईयर्स के लिए क्या कर देते हैं, उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं, कि आगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस अमाउंट को यूज कर लेंगे। ठीक है, उसको हम रिक्यूपमेंट ऑफ वर्किंग कहते हैं। यहाँ पर रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग है। तो ये 2 एंट्री हुई, उसके बाद आपकी एंट्री होगी रिसीव करने की। ये ड्यू की थी, अब आपको रॉयल्टी मिल जाएगी, तो मिल जाएगी तो क्या, आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसीज अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है, लेसी कर रहा है, तो बीन द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीव कितनी मिलेगी, 6 लाख रुपए। ठीक है, एक्चुअल में जो हायर था वही मिलना है, तो 6 लाख रुपए मिलेगा। ये नोट करो, बी और सी आर द फॉलोइंग कंबाइंड एंट्री। कई बार हम जो ये बी और सी है, इसको हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में कंबाइंड एंट्री करके दिखाई थी। इसमें आप चाहते तो इसको भी तोड़कर 2 हिस्से में बना सकते थे, जैसे इसको हमने 2 पार्ट्स में बनाया है, बी और सी को। तो हम बी और सी को एक साथ बनाएंगे, तो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ऊपर फिर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो दोनों में क्रेडिट क्या हो रहा है, लेसीज अकाउंट, तो हम कंबाइन करके लेसी अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं बीन अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट रिकोप एंड बैलेंस रिसीव। ठीक है, आपको जो मर्जी अलग अलग भी कर सकते हो और इनको मर्ज करके भी कर सकते हो, आराम से अगर आप चाहो तो आप अलग अलग ही करो, ये कंबाइंड वाला करो ही मत। ठीक है, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट को ये वाली एंट्री अलग करो, जो हमने शॉर्ट वर्किंग को आगे ट्रांसफर किया है, और इस वाली को जो आपको रॉयल्टी रिसीव हुई है इसकी एंट्री अलग करो। उसके बाद क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था, जो रॉयल्टी रिजर्व रिसीवेबल अकाउंट है उसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो रॉयल्टी यहाँ पे क्रेडिट था, अब यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। जब ट्रांसफर करना होता है तो उल्टा कर देते हैं, जब अगर पहले क्रेडिट किया हुआ था अब डेबिट कर दो, और दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी, पीएनएल, क्योंकि मैं बता रही हूँ ट्रांसफर कहाँ करना होता है, पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है। अब आता है, इफ रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट शोज एनी बैलेंस विच एवर इज नो लॉन्गर रिकवरेबल, इट शुड बी ट्रांसफर पीएनएल अकाउंट। मान लो जो आपका सस्पेंस अकाउंट बना था, ये रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट के 2 लाख रुपए, ये आपके कहीं यूज नहीं हुए, वो आपके बचे हुए हैं, तो आप उस अमाउंट को भी पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कैसे बचते हैं, कैसे खर्च हो जाते हैं, ये चीजें अभी समझ नहीं आएंगी, अभी बेसिक एंट्री करो। अब हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसका, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि कैसे रॉयल्टी अगर कुछ बची है आपकी सस्पेंस अकाउंट में, जो हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया है, तो हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अब जल्दी से इसका एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देन आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन 1, कि एक वाई कंपनी है, इज अ लीज ऑफ माइल ऑन अ रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन। ठीक है, वाई कंपनी है जो जिसने लीज पर ली है क्या, एक माइन ली है। ठीक है, और रॉयल्टी वो पे कर रही है ₹1 पर टन पे, पर टन ऑफ कोल। ठीक है, कोल की एक माइन ली होगी और वो ₹1 पे कर रही है 1 टन पे। ठीक है, और उसका मिनिमम रेंट उसने कितना सेट किया हुआ है, 8,000 पर एन, कि अगर आप 8,000 तो फिक्स्ड है, कि 8,000 तो आपको देने ही होंगे। ठीक है, अगर इससे ज्यादा आपका एक्चुअल में रॉयल्टी बन रही है तो वो दे दो, मगर 8,000 तो है। विद द पावर टू रिकोप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग दी फर्स्ट 2 years ऑफ लीज होंगे। अब मैंने आपको बताया था शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होता है, शॉर्ट वर्किंग कब क्रिएट होता है, अगर आपका मिनिमम रेंट ज्यादा हो गया है, या फिर आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा हो गया, जो भी एक्स्ट्रा पैसा वो बचा है, हम उसको फर्दर ईयर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर फर्दर ईयर में मान लो आपके पास रॉयल्टी नहीं आ पाई इतनी, मान लो नेक्स्ट ईयर में, पहले ईयर में तो मान लो आपके पास 10,000 रॉयल्टी आ गई, तो अब तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आपको तो 8,000 पे करना था, अब तो आपके पास 2,000 फालतू है। तो आप इस 2,000 को मान लो नेक्स्ट ईयर आपने दोबारा प्रोडक्शन किया, और इस ईयर में आपको सिर्फ 6,000 ही रॉयल्टी बन पा रहा है, मगर उस बंदे को पे कितना करना है, 8,000 तो आपको करना ही करना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये 6,000 और प्लस जो ये रिजर्व में क्रिएट था 2,000,
उसको यूज कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग का यूज करना। तो इसने बोला कि ऐसे आप शॉर्ट वर्किंग वाली अमाउंट को कितने साल तक यूज कर सकते हैं, 2 साल तक यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन हुआ है कंपनी का 3 साल। 2003 में 5,000 यूनिट बनी, 2004 में 9,000 टन यूनिट्स बनी और 2005 में 8,000 टन यूनिट्स बनी। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम हमारी एनालिटिकल टेबल बनाते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना रॉयल्टी मिलना था, कितना मिनिमम मिला है, हमारे पास कुछ रिजर्व क्रिएट हुआ है या फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। मैं आपको टेबल समझाती हूँ कि टेबल में क्या होगा। ये आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको लिख के बताऊं। देखो यहाँ पर आपका आता है ईयर, कि ईयर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, 2003, 2004 और 2005। यहाँ पर लिखते हैं हम आउटपुट। तो देखो 2003 में कितना आउटपुट बना है, 5,000 टन, तो हमने लिख दिया 5,000। आउटपुट हम टन्स में ले रहे हैं। 2004 में हमारा बना है 9,000, ठीक है। 2005 में हमारी बनी है 8,000 यूनिट्स, तो हमने यूनिट्स लिख दी। इसके सामने हम लिखेंगे रॉयल्टी रिसीव। रॉयल्टी रिसीव आपको पता है ₹1 पर टन पे। तो यहाँ देखो 2003 में कितनी यूनिट्स बनी है, 5,000। 1 टन पे ₹1 मिल रहा है, तो 5,000 पे कितना मिलेगा, 5,000। तो पहले वाले ईयर में आपको 5,000 रॉयल्टी रिसीव हुई होगी। 2004 में आपने कितना आउटपुट बनाया है, 9,000। ₹1 मिल रहा है 1 टन में, तो 9,000 पे कितना मिलेगा, इंटू कर देंगे तो आपको ₹9,000 मिलेंगे एज अ रॉयल्टी। और 2005 में आपने 8,000 यूनिट बनाई है, तो 8,000 इंटू 1 आपको रॉयल्टी मिलेगी 8,000। तो ये आपका हो गया जो आपको रॉयल्टी की एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हो रही है आपके प्रोडक्शन से। वहीं पे आपका मिनिमम रेंट कितना सेट किया हुआ है, 8,000 पर एनम। मतलब हर साल कितना कितना, 8,000 ही है। तो इस कॉलम में तीनों में 8,000 8,000 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे रॉयल्टी रिजर्व। अब देखो एक्चुअल में कितना मिला, 5,000, और मिनिमम रेंट कितना था, 8,000। तो मतलब कि 3,000 का आपका क्या हो गया, आपने उसको कितना पे कर दिया। मतलब मिनिमम रेंट तो ये था ना, हायर तो आपको पे करना ही करना है, तो आपने उसको 8,000 रुपए कर दी। करने कितने थे, 5,000। तो 3,000 क्या आ गया उसके पास, रिजर्व आ गया। ये हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, हम ये किसकी एंट्री बना रहे हैं, लेसर की एंट्री बना रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड है, जिसने अपना एसेट यूज करने के लिए दिया। तो उसको तो फायदा हो गया, ठीक है। उसने तो 8,000 सेट कर रखा था, मगर जिसको उसने अपना एसेट यूज करने के लिए दिया, उसके यहाँ से रॉयल्टी तो बन कितनी पाई, 5,000 की। तो इसको कितने का फायदा हो गया, 3,000 का। तो 3,000 इसका क्या हो गया, रॉयल्टी रिजर्व। तो उसने 3,000 रिजर्व में डाल दिया कि मेरा तो फायदा हो गया। अब आता है रॉयल्टी रिजर्व एडजस्टमेंट। अब देखो कोई एडजस्टमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि इसके पास तो एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। तो ये तो उसका नील हो गया। अब दूसरा कॉलम है अनरिकॉर्ड रॉयल्टी, ठीक है। कि अगर आपने रॉयल्टी कुछ यूज करी हो, प्रीवियस रॉयल्टी, जो ये रिजर्व का अमाउंट है ना, इसको हम कई बार यूज करते हैं, तो कुछ नहीं करा आपने, ये ब्लैंक है आप। तो आपको एक्चुअल कितना रिसीव हुआ, मैंने बताया था, जितना एक्चुअल रॉयल्टी आती है जो आपको मिलनी थी, और जितना मिनिमम रेंट है, जिसमें जो भी हायर होगा उतनी ही कंपनी को अमाउंट मिलेगी। तो हायर कितना था, 8,000। तो पहले साल में उसको रॉयल्टी कितनी मिली, 8,000 की उसे रॉयल्टी मिली। नेक्स्ट ईयर को देखते हैं। रॉयल्टी 9,000 आउटपुट बना, ठीक है। एक्चुअल रॉयल्टी कितनी मिली, 9,000 की। और मिनिमम रेंट कितना था, 8,000। अब आपका एक्चुअल में बन के आया रॉयल्टी 9,000, मगर आपने मिनिमम रेंट कितना ले रखा था, 8,000, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, कंपनी के पास क्या बन गया, एडजस्टमेंट आ गई 1,000 की, ठीक है। अब तो मिलेगा तो मिनिमम कितना, मिनिमम रेंट ही, मिनिमम रेंट आपको लेना ही था। मिनिमम रेंट आपने पहले ही कह दिया, तो फिक्स्ड है कि मुझे एक्चुअल में 8,000 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ये 1,000 की एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि मैंने बताया था हायर वाला आपको मिलना है। तो 8,000 तो आपने ले ही लिया अपना, जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुई वो तो आपको 8,000 कर ही लिया आपने, क्योंकि फिक्स दी हुई है, ये तो मुझे आप दो ही दो। अब जो एक्स्ट्रा 1,000 आया है, वो आपका क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा 1,000 आपके क्या हो जाएंगे, रॉयल्टी रिजर्व एडजस्टमेंट, ठीक है। ये 1,000 की एडजस्टमेंट जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं 2005 में। 8,000 रॉयल्टी बनी, 8,000 ही मिनिमम रेंट बनना था, तो ना तो कोई रिजर्व आया, ना ही कोई एडजस्टमेंट आई, ठीक है। अब आपके पास रिजर्व में कितने थे, 3,000। 3,000 आप अपने रिजर्व में लेके चल रहे थे, क्योंकि आपने पहले साल में 8,000 रुपए मांगे थे, कंपनी के बने 5,000, तो 3,000 का आपके पास फायदा था। नेक्स्ट ईयर में आपने 8,000 मांगे थे, कंपनी के बन गए 9,000, तो 1,000 की आपकी एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। 3,000 में से आपके 1,000 तो गए अब, तो अब कितने बचे,
अब आपके पास 2,000 रुपए बचे जो कि रॉयल्टी आपकी यूज नहीं हुई है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 साल तक ही अपनी रिजर्व को यूज कर सकते हैं। इससे फर्दर आपका कोई प्रोडक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास कितने आ गए, जो आपके रॉयल्टी अकाउंट में बचे हैं वो 2,000, और एक्चुअल में आपको कितना मिलेगा, 8,000। ठीक है, अब इनकी एंट्रीज करते हैं। कोई बात नहीं, अभी एक बार में समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे करेंगे, क्लियर होगा। सबसे पहले एंट्री क्या आती है लेसो की बुक में, जिस कंपनी, वाई कंपनी अकाउंट, क्योंकि लेसी, लेसी कंपनी क्या है, वाई कंपनी, तो वाई कंपनी अकाउंट टू क्या मिलेगा, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है। ठीक है, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, और क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन को यहां से इस टेबल से मैं आपको समझाती हूँ। एंट्री सारी इस टेबल से आपको सारी अमाउंट पता चलेगी, कितनी अमाउंट आ रही है कहां पर। तो एक्चुअल में उसको कितने मिलने हैं, 8,000। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो उससे एक्चुअल में अमाउंट लेनी है, 8,000। रॉयल्टी अमाउंट रिसीवेबल वो कितना आया, यहां देखो, एक्चुअल में जो बन के आया प्रोडक्शन के हिसाब से, वो रॉयल्टी उसकी कितनी निकल के आई, 5,000, है ना। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में आपके 5,000 आएंगे। टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, रिजर्व में आपका कितना बना, आपने तो उससे एक्स्ट्रा 8,000 ले रखे थे, बनने तो उसके 5,000 ही थे, तो 3,000 आपके पास क्या आ गया, रिजर्व। तो टू, उसको हम लिखेंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में 3,000 चलेगी। तो ये जो आपका रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट है, ये किससे कैसे बनता है, इसकी अमाउंट कैसे निकलती है, मिनिमम रेंट माइनस में एक्चुअल रॉयल्टी। तो आपका कितना था, मिनिमम रेंट था 8,000, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी, 5,000। तो 3,000 आपका क्या निकल के आ गया, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट की वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये 2003 की एंट्री होगी। तो सबसे पहले तो ड्यू की एंट्री होगी कि आप क्या क्या लेना है, फिर होगी आपकी पेमेंट की, जो आपको रिसीव हुई है। अब आपको रिसीव क्या होगा, जब रिसीव होगा तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ेगा, या कैश नहीं, हम बैंक में सारी ट्रांजेक्शन हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका बैंक बढ़ गया। टू, किसने पेमेंट करी है, वाई कंपनी अकाउंट, टू वाई कंपनी अकाउंट, कितनी पेमेंट करनी थी, 8,000, 8,000, वो आपके आ गए। तो ये आपकी रॉयल्टी रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब आते हैं 2004। 2004 में अगेन, 2004 से पहले आपको मैंने बताया था, जितना भी आपका रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट है, रिसीवेबल अकाउंट है, वो आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है। तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, तो ये कितना था, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में आपका 5,000, तो 5,000 रुपए हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, हमारे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीनों 2003 की एंट्री। अब 2004 की एंट्री में अगेन सबसे पहले रॉयल्टी रिसीव की एंट्री होगी। ठीक है, रॉयल्टी रॉयल्टी रिसीव ड्यू की एंट्री। तो आप इसमें देखेंगे, यहां इस केस में क्या हुआ आपका, कितनी रॉयल्टी रिसीव हुई है आपको, 8,000 रिसीव हुई है। ठीक है ना, बताइए यहाँ पर ना कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर आपका ना 9,000, मैंने आपको बताया था हायर वाली अमाउंट एक्चुअल में रिसीव होती है। अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट आपको कितनी मिलेगी, जो हायर होती है, कितनी हायर है, 9,000। 9,000 8,000 में हायर क्या है आपका, 9,000, तो 9,000 एक्चुअल अमाउंट होगी। तो एंट्रीज में देखेंगे, तो एंट्री में क्या करेंगे, वाई कंपनी लिमिटेड टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, ये आपकी ड्यू की एंट्री है, हायर अमाउंट आएगी 9,000। फिर अब आपको किसकी एंट्री बनानी है अपनी, जो आपने अमाउंट रिसीव करी है। रिसीव के लिए देखो आपका बैंक अकाउंट डेबिट है, प्लस में हमने रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट किया है, क्योंकि कंपनी वाई को कितना पैसा देना है, आपको 9,000 रुपए देना है। ठीक है, बैंक अकाउंट में 8,000 रुपए आएंगे, क्योंकि उसे मिनिमम रेंट मिलता है, बैंक अकाउंट में मिनिमम रेंट वाली अमाउंट आती है। तो मिनिमम रेंट उसको कितना मिला है, 8,000 मिला है, प्लस जो उसे 1,000 रुपए मिलेंगे, वो उसको कहाँ से मिलेंगे, रिजर्व, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट से। तो वो हमारा यहाँ पे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट से उसे क्या मिलेगा, यहाँ पर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 1,000 से। ठीक है, तो इसको अमाउंट कैसे कैसे मिली है, 8,000 तो इसको कैश में मिल गया है, बैंक अकाउंट में मिल गया है, और जो 1,000 रुपए है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा इसको मिला है इसके मिनिमम अकाउंट से, वो उसका रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये आती है, अब मैंने आपको बताया था लास्ट में हमें हमारा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट क्या करना होता है, पीएनएल में ट्रांसफर करना होता है। प्लस अगर आपका कोई भी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट भी बचता है, वो भी हम लास्ट में पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो लास्ट की ये 2004 की एंट्री क्या हो जाएगी, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 2004 का कितना आया था आपका, कितना रिसीव हुआ है आपको, दैट इज 9,000। देखो यहाँ पर ये वाली एंट्री में 9,000 क्रेडिट था तो अब डेबिट कर दिया। और रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट आपका कितना था, 2,000 रुपए। टेबल देखो, यहाँ मैंने आपको बताया लास्ट में कितना बैलेंस बचा है आपके पास, 2,000 रुपए, क्योंकि 3,000 रुपए आपके रिजर्व में थे। 1,000 एडजस्टमेंट हो गई ये वाली, 1,000 रुपए एडजस्टमेंट हो गई। देखो तो कितना बचा, 2,000 रुपए, वो आपका रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में जाएगा टू पीएनएल। 9 + 2 11,000 आपके पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब लास्ट 2005 की एंट्री। तो 2005 में पहले ड्यू की एंट्री हो जाएगी। तो वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, कितना मिलना था एक्चुअल में, कितना, 8,000। तो 8,000 अमाउंट आ जाए। ठीक है, उसके बाद अब बैंक रिसीव की एंट्री आ जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड, कितना पेमेंट कर दी उसने, 8,000। लास्ट मैंने बताया था रॉयल्टी को हम ट्रांसफर कर देते हैं हमारे किसमें, पीएनएल में। तो रॉयल्टी रिसीव कितनी हुई है उसको, कितनी रिसीव हुई है, 8,000। जब क्रेडिट थी अब डेबिट कर दी टू, किसको करते हैं, पीएनएल अकाउंट में, वो भी कितना आ जाएगा, 8,000। तो ये थी इसकी जो सारी एंट्रीज होती हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, अभी स्टार्टिंग है, एक बार ध्यान से आराम से सारी जितना भी मैंने पूरी वीडियो बोली है उसको एक बार देखकर, जो ये एंट्रीज वाली चीजें है फिर खुद से एंट्री करना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपकी ड्यू की एंट्री आती है। ठीक है, देन आपकी रिसीव, जो आपने बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर ली है उसकी आती है। देन आप अपना रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं हर साल। ठीक है, फिर एक और आती है, दोबारा अगेन वही एंट्रीज रिपीट होती हैं। और आपको कहाँ से कितनी वैल्यू डालनी है वो आप सारी कहाँ से डालते हैं, अपनी इस एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सारी वैल्यूज लेते हैं। अब ये टेबल कैसे बनती है, सबसे पहले ईयर, कितना आउटपुट हुआ, रॉयल्टी कितनी रिसीव होनी थी, मिनिमम रेंट कितना था, फिर हम देखते हैं क्या हमारा रॉयल्टी रिजर्व बना, क्या हमारी रॉयल्टी रिजर्व से एडजस्टमेंट करी हमने, कितना हमारे पास रॉयल्टी बच गया जो हम लास्ट में क्या करते हैं, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। देखो ये 2,000 रुपए मैंने रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट भी 2,000 रुपए ट्रांसफर किया था 2004 में, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट के साथ। अलग अलग भी कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर सबको कहाँ होना है, पीएनएल में होना है, इसलिए मर्ज करके कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ, मैंने एक्चुअल आपको बताया था, इसमें 9 रख लेते हैं। एक्चुअल कौन सी पेमेंट करते हैं, जो आपका रॉयल्टी निकल के आया है या फिर जो आपका मिनिमम रेंट आया है, इसमें जो भी हायर होगा उतनी अमाउंट आती है जो रिसीव होती है। तो हम बैंक अकाउंट में वो वाली अमाउंट लिखते हैं जो इन दोनों में ज्यादा होती है। जैसे इस वाले में हमने 9,000 लिखा था, क्योंकि हमारा इस केस में क्या था, एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा थी मार्जिनल मिनिमम रेंट से, इसलिए हमने बैंक में जो हमें मिला होगा वो हमें हायर वाला मिला होगा। ठीक है, एक बार रिपीट करके ध्यान से देखना, दोबारा हो जाएगा। मैंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, खुद से ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने का। जर्नल एंट्रीज भी मैंने दी हुई हैं, आप इनकी भी स्क्रीनशॉट, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल की फॉर्म में कराया प्रॉपर। यहाँ पर पूरा जर्नल एंट्री मैंने पूरे अकाउंट बना के दिखाया है, ये हम कल करेंगे। ठीक है, मैं खुद से स्लाइड लिखूंगी क्योंकि क्योंकि आपको विजिबल नहीं होगा, तो हम अभी के लिए इतना करते हैं, कल आगे फर्दर पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक